चाल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। जिंदगी में अगर खुशबू हो और खुशबू का सही इस्तेमाल हो तो न केवल जिंदगी महकती है बल्कि किस्मत भी महकने लगती है। और खुशबू का अगर गलत प्रयोग कर दिया गया तो दिमाग भी खराब होता है और आदतें भी बिगड़ जाती हैं। बहुत स्वागत है आपका चाल चक्र में। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात इसी खुशबू की करेंगे, इसी सुगंध की करेंगे और आपको बताएंगे कि सुगंध के प्रयोग से आप अपनी बहुत सारी मुश्किलों को कैसे दूर कर सकते हैं और कैसे अपने जीवन में खुशबू यानी सुगंध भर सकते हैं, कैसे मैं अपनी जिंदगी को। चलिए जानते हैं चाल चक्र में आज क्या खास है आपके लिए। चाल चक्र में आज आप जानेंगे सुगंध के विज्ञान के बारे में, साइंस ऑफ परफ्यूम्स के बारे में। सुगंध कैसे आपकी समस्या सुलझाएगी, कैसे आपकी मुश्किलों को दूर करेगी, कैसे सुगंध का प्रयोग करें कि जिंदगी की दिक्कतें दूर हो, खासतौर से स्वास्थ्य की समस्या दूर हो, सेहत आपकी बढ़िया हो जाए। लेकिन याद रखें, सुगंध एक ऊर्जा है, एक ताकत है, इसलिए सुगंध से समस्याएं कैसे दूर होंगी ये भी समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है। तो सुगंध की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे, लेकिन राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी होगी आपके लिए और आप जान पाएंगे क्या है आज का शुभ पहर। तो सुगंध की बात होगी, सुगंध के विज्ञान की, सुगंध के तरीकों की, और सुगंध कैसे मन पर असर डालती है, मन को कैसे महका देती है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि। आज का नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र। इसके बाद आज पुनर्वसु भी लग जाएगा। आज चंद्रमा मिथुन राशि में रहने वाला है और चंद्रमा के इस चाल के आधार पर हम ये समझ पाएंगे कि आज का दिन कैसा जाने वाला है। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से तकरीबन 1:30 तक होगा और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही होगी। इस दिशा में यात्रा ना करें तो अच्छा है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो भैया जरा सी सुगंध लगा लीजिएगा कोई और यात्रा पर निकल जाइएगा प्रभु का नाम लेके। यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। सबसे पहले जानते हैं कि जीवन में सुगंध का महत्व क्या है, सुगंध क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम सुगंध का इस्तेमाल ना करें तो क्या असर है, और सुगंध हमें प्रभावित कैसे करती है। सुगंध कई प्रकार की होती है, हम सब जानते हैं। परफ्यूम की सुगंध, इत्र की सुगंध, धूप बत्ती की सुगंध, साबुन की सुगंध, शैम्पू की सुगंध, कमरों की सुगंध, यहां तक कि लोगों की सुगंध। हर व्यक्ति के अंदर से एक विशेष तरह की गंध होती है। गंध जब सुंदर हो तो सुगंध, और जब गंध खराब हो तो दुर्गंध। ये जो सुगंध का फैक्टर है, सुगंध का जो तत्व है ना, ये हमें कैसे प्रभावित करता है, पहले ये जानते हैं। देखिए, जो मानव का जीवन है ना, मानव माने मन से बना हुआ, मन का अवयव मानव है। तो मानव का जो जीवन है ये मन से प्रभावित होता है। मानव शरीर का पार्ट नहीं है। कभी मत समझिए कि मानव शरीर से बना है, नहीं, मानव मन से बना है ना। मन और अवयव मिलके मानव हो गया। तो मानव का जो जीवन है वो मन से प्रभावित होता है और मन से चलता है। मन जो आपका है ये शरीर के चक्रों से प्रभावित होता है। आपके शरीर में 7 चक्र हैं बेसिकली, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा। उसके बाद सहस्त्रार। तो 7 चक्र बेसिकली शरीर में होते हैं और इन 7 चक्रों के अलग अलग रंग हैं, गंध है, सुगंध है। इन 7 चक्रों की अलग अलग क्वालिटीज है और आपका मन इन्हीं चक्रों में रहता है। तो मन जो है वो इन्हीं चक्रों के माध्यम से प्रभावित होता है और सुगंध यहीं से आपके मन पर असर डालती है। क्योंकि आप देखें, बहुत सारी सुगंध लोगों को अच्छी भी लग सकती है और जो सुगंध आपको अच्छी लगे जरूरी नहीं है कि अगले को भी अच्छी लगे। तो जो सुगंध का फैक्टर है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। दुनिया में 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके चक्रों पर यानी कि आपके मन पर सीधा असर डालती हैं, स्ट्रेट इनका प्रभाव होता है। एक होती है रंग, कलर्स का असर आपके चक्रों पर सीधे तौर से पड़ता है। एक है सुगंध, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और एक है शब्द। शब्द अर्थात मंत्र भी कह सकते हैं इसको।
तो रंग, सुगंध और शब्द, यानी इन तीनों चीजों का असर आपके मन पर, आपके चक्रों पर सीधे तौर से पड़ता हुआ दिखाई देता है। अब हर व्यक्ति के लिए एक ही रंग नहीं है, एक ही सुगंध नहीं है और एक ही शब्द नहीं है। हर व्यक्ति के मन की अलग अलग अवस्था होती है। हर व्यक्ति का मन एक ही लेवल का नहीं होता। सन्यासी का मन दूसरा है, गृहस्थ का मन दूसरा है, विद्यार्थी का मन दूसरा है, तपस्वी का मन दूसरा है, योगी का मन दूसरा है। तो हर व्यक्ति का जो मन है वो अलग अलग होता है। इसीलिए मन की स्थिति के हिसाब से अलग अलग सुगंधों का प्रयोग किया जाता है। और जब आपके मन को समझकर अलग अलग सुगंधों का प्रयोग किया जाता है तो मन की जटिलताएं दूर हो जाती हैं। जो मन के कॉम्प्लिकेशन हैं, मन की चिंता है, मन का अवसाद है, मन की बेचैनी है, इसको दूर करना है, सुगंध का प्रयोग करिए। अगर आप सुगंध का सही प्रयोग जानते हो, हालांकि वो हम नहीं जानते, कोई भी परफ्यूम है, स्प्रे किया और निकल लिए, लेकिन अगर आप सुगंध का सही प्रयोग जान जाएं तो इससे एक तो कंसंट्रेशन को बहुत अच्छा कर सकते हैं। सुगंध आपकी एकाग्रता को बहुत ज्यादा अच्छा कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, स्नायु तंत्र, जिसको CNS कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्नायु तंत्र का जो नर्वस सिस्टम का मामला है वो भी सुगंध से कंट्रोल होता है। और अवसाद, जिसको डिप्रेशन कहा जाता है, ये बीमारियां भी सुगंध से दूर हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो मन की तमाम चिंताएं हैं, एकाग्रता है, अवसाद है, समस्या है, इस तरह की तमाम चिंताएं आपके मन से दूर की जा सकती हैं। सुगंध जो है ये हमारे काम करने की क्षमता पर और हमारे सोचने की क्षमता पर, दोनों पर असर डालता है। हम क्या सोचते हैं और हमारा एक्शन कैसा है, हम काम कैसे करते हैं, इस पर सुगंध का सीधा असर होता है। इसीलिए आप देखें, जो हमारे परंपराओं में हम देखते हैं कि पूजा और उपासना के दौरान सुगंध का प्रयोग होता है। हम धूप बत्ती जलाते हैं, हम अगरबत्तियां जलाते हैं, वो इसलिए नहीं कि भगवान को सुगंध मिलेगी, वो तो सुगंध के अधिष्ठाता हैं, उनको सुगंध के लिए अगरबत्ती की जरूरत नहीं है, वो चाहेंगे और खुशबू हो जाएगी। और उन्होंने सुगंध के लिए दुनिया भर में तमाम व्यवस्थाएं की हुई हैं, उनको सुगंध की क्या जरूरत है। ये सुगंध की व्यवस्था आप अपने लिए करते हैं ताकि आपका मन कॉन्सेंट्रेट हो सके। जब आप पूजा करें तो उसकी खुशबू से एक तो आपका विचार शुद्ध हो जाए, आपका मन शुद्ध हो जाए, मन में अंट शंट विचार ना आए। और जब आप पूजा पर बैठें तो उस खुशबू के प्रभाव से आपका मन उस समय सिर्फ पूजा में ही कॉन्सेंट्रेट हो जाए। इसके लिए सुगंध के दौरान, पूजा के दौरान सुगंध का व्यापक प्रयोग होता है, बहुत सारा प्रयोग होता है। अगर सूफी परंपरा को आप देखें, सूफीज्म को देखें, तो वहां पर सुगंध का व्यापक इस्तेमाल होता है। अक्सर सूफियों का जो भजन कीर्तन है या जो उनके कव्वालियां हैं, उसमें देखें कि उसके दौरान काफी सारी सुगंध वो जलाए रखते हैं, काफी महक आती रहती है। तो सुगंध का व्यापक जो इस्तेमाल है वो ऐसे तो हर धर्म में होता है अमूमन, लेकिन सूफीज्म में सुगंध का बड़ा प्रयोग हुआ है, क्योंकि वो सुगंध के माध्यम से ईश्वर का अनुभव करने में, अपने मन को एकाग्र करने में ज्यादा सहूलियत महसूस करते हैं। अब सुगंध का प्रयोग तो हमें करना होता तो हम कैसे करते हैं? स्प्रे निकाला बोतल से और स्प्रे करके चल दिए। क्या ये सही तरीका है सुगंध का प्रयोग करने का, या कोई और तरीका है? आपको बताते हैं कि सुगंध का प्रयोग करने के नियम क्या हैं और सुगंध का प्रयोग करने की सावधानियां क्या हैं। जब आप सुगंध का प्रयोग करते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, जहां तक हो सके, जहां तक संभव हो, प्राकृतिक और फूलों की सुगंध का इस्तेमाल करिए, जिसको इत्र कहा जाता है। इत्र अमूमन अब तो खैर केमिकल उसमें भी आने लगा है, लेकिन जो ओरिजिनल इत्र होते हैं, जहां तक संभव हो प्राकृतिक सुगंध का, नेचुरल फ्रेग्रेंस का और नेचुरल फूलों की खुशबू का इस्तेमाल करिए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। पढ़ने की जगह पर, जहां आप पढ़ते हैं, जहां आप काम करते हैं, जहां आप पूजा करते हैं, इन 3 जगहों पे मन को एकाग्रता की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। पढ़ाई के समय मन कॉन्सेंट्रेट हो जाए, मन एकाग्र हो जाए। जहां पर काम करते हैं मन एकाग्र हो, मन लगा के काम कर सकें। और जहां पर पूजा करते हैं वहां पे एकाग्र हो सके, मन लगा के काम कर सकें। इसके लिए सुगंध की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए पढ़ाई की जगह पे, काम करने की जगह पे और पूजा स्थान पर सुगंध का प्रयोग जरूर करिए। इससे मन को एकाग्र करने में, कॉन्सेंट्रेट करने में थोड़ी सुविधा होगी। सुगंध जब बहुत भारी होती है, बहुत तेज सुगंध होती है, तो एक तो बहुत जल्दी गायब हो जाती है।
तेज सुगंध के अंदर ताकत बहुत होती है, लेकिन वो गायब भी बहुत जल्दी होती है। सुगंध जितनी ज्यादा हल्की होगी, जितनी लाइट फ्रेग्रेंस होगी, उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। इसीलिए हल्की सुगंध का इस्तेमाल करना चाहिए। हल्की सुगंध का प्रयोग करने का जो फायदा है वो थोड़ा ज्यादा है। अगर आपको सुगंध का प्रयोग करना है तो 3 जगह पर इसको लगाना सबसे अच्छा होगा। एक तो कलाइयों में सुगंध लगाएं, गर्दन के पीछे सुगंध लगाना अच्छा होगा, और अपने नाभि पर लगाएं। इन 3 जगहों से सुगंध बहुत जल्दी मन तक पहुंचती है, बहुत जल्दी असर पैदा करती है। तो जब आप सुगंध का प्रयोग करें तो कलाई पर लगाएं, गर्दन के पीछे लगाएं, नाभि में लगाएं। उससे आपको फायदा ज्यादा होगा, उससे आपको लाभ ज्यादा होगा। आप और भी फायदा चाहते हैं सुगंध का, तो जल में सुगंध डालकर स्नान भी कर सकते हैं। पानी में सुगंध डालकर नहाने से भी अद्भुत लाभ हो सकता है, काफी फायदा हो सकता है। इसलिए पानी में सुगंध डालकर, जैसे गुलाब जल का एक ढक्कन डाल लिया, केवड़ा जल डाल लिया, आजकल नहाने वाले शावर परफ्यूम्स बहुत सारे आते हैं, वो डाल के नहा लें या उसको लगा के नहा लें। तो सुगंधित जल से स्नान करने से क्या होता है, नहाने के बाद आप एकदम ऊर्जावान हो जाते हैं, आलस से दूर हो जाता है, आप रिचार्ज हो जाते हैं, आपका मन बड़ा खुश हो जाता है। और नहाने के बाद जब आप पूजा करने बैठते हैं तो मन बड़ा अच्छा हो जाता है। तो नहाने के समय भी सुगंध का इस्तेमाल करने से काफी फायदे हो सकते हैं। जो लोग विद्यार्थी हैं और जो लोग अविवाहित हैं, ऐसे लोगों का जो मन है वो बहुत जल्दी चंचल हो जाता है। इसलिए विद्यार्थियों को और अविवाहितों को केवल चंदन की सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। इनको मैं गुलाब की सुगंध इस्तेमाल करने के लिए, लेवेंडर, मोगरा, इन सुगंध का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि चंदन के अलावा जो अन्य सुगंध है उसके अंदर थोड़ा सा राजसिक और तामसिक गुण भी होता है, जो विद्यार्थियों को भटका सकता है, अविवाहितों का दिमाग खराब कर सकता है। इसीलिए विद्यार्थियों और अविवाहितों को केवल चंदन की सुगंध का इस्तेमाल करना चाहिए। अन्य सुगंध का इस्तेमाल करने की सलाह इनको नहीं दूंगा मैं। और खासतौर से स्टूडेंट्स के लिए गुलाब एकदम सख्त वर्जित है। चंदन की सुगंध जितना लगाएं उतना ही ज्यादा इनके लिए बढ़िया होगा, क्योंकि गुलाब के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो जीवन में रस का भाव मजबूत कर देता है, जीवन में प्रेम का भाव बढ़ा देता है। इसलिए अगर विद्यार्थी जीवन में ज्यादा गुलाब लगाने लगेंगे तो सब कुछ गुलाबी दिखेगा, उसके बाद पढ़ाई लिखाई शून्य हो जाएगी। सवाल ये है जो शुरू में बताया कि अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग सुगंध का इस्तेमाल करना चाहिए। उसका कारण यही है कि वो आपके मन को चेंज कर सकता है, आपके मन के लेवल को चेंज कर सकता है। और जब सुगंध आपके मन के लेवल को चेंज कर देती है तो निश्चित रूप से इससे जो लाभ है, इससे जो फायदा है वो ज्यादा होता है। अब ये जानते हैं कि किस तरह की समस्या के लिए किस तरह की सुगंध का प्रयोग करें। हर समस्या में, हर स्थिति में एक ही तरह की फ्रेग्रेंस का प्रयोग करना फायदेमंद नहीं होता। तो किस समस्या के लिए किस सुगंध का प्रयोग करें, आइए आपको वो भी बताते हैं। एकाग्रता बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को मजबूत करने के लिए अपने कार्यस्थल पर जहां आप काम करते हैं, चंदन की धूप बत्ती का प्रयोग करें। अपने ऑफिस में, अपने काम करने के डेस्क के आसपास चंदन की धूप बत्ती जलाएं, हल्की हल्की चंदन की खुशबू आती रहे। और आप जब काम करेंगे, आप जब पढ़ाई करेंगे तो आपका मन ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए चंदन की धूप बत्ती का या चंदन की सुगंध का इस्तेमाल करें। मानसिक तनाव ज्यादा है, आपको मेंटल टेंशन बहुत रहता है, तो रोज सुबह नहाने के बाद चंदन की सुगंध लगाएं। सुबह जब नहा लें अच्छी तरह से तो ढेर सारी चंदन की खुशबू लगाएं, तब कपड़े पहने। ऐसा करने से आप लंबे समय तक मेंटली अच्छे बने रहेंगे, मेंटली रिलैक्स रहेंगे। अच्छा स्वास्थ्य चाहिए आपको। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, कभी ये बीमारी है, कभी वो बीमारी है, बीमारियों से जूझ रहे हैं, खासतौर से मन में ऊर्जा नहीं रहती, मन हमेशा बुझा बुझा सा रहता है। ऐसी दशा में गुलाब या मोगरे की सुगंध का इस्तेमाल करें। गुलाब या मोगरे की सुगंध का इस्तेमाल करने से स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, स्वास्थ्य बेहतर हो जाता है। अवसाद है, डिप्रेशन है, मन हमेशा उदास रहता है, मन हमेशा बुझा बुझा सा रहता है, ऐसी दशा में अधिक से अधिक सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। और डिफरेंट टाइप की सुगंध का, कभी लेवेंडर लगा लिया, कभी मोगरा लगा लिया, कभी गुलाब लगा लिया, कभी चंदन लगा लिया। डिफरेंट तरह की ज्यादा से ज्यादा सुगंध का इस्तेमाल करने से एक तो नहाना भी रोज है, अगर डिप्रेशन की समस्या है रोज नहाइए।
और रोज नहाने के बाद डिफरेंट तरीके के अलग अलग तरीकों के सुगंध का इस्तेमाल करिए। ऐसा करने से आपकी अवसाद की कोई समस्या है, डिप्रेशन की कोई समस्या है तो वो दूर होगी। अगर फूलों की सुगंध आप लगाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों को भी थोड़ी भी मानसिक समस्या रहती है उन्हें फूलों की सुगंध का इस्तेमाल करना बहुत सूट करता है। आप चाहते हैं कि आपका आकर्षण का पार्ट बढ़ जाए, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, आप ही आप रहें, लोग आपकी तरफ तेजी से आकर्षित हों, आपकी बात सुनना चाहें, आपसे बात करना चाहें, आपके पीछे लोग दौड़ते रहें दीवानों की तरह, तो ऐसी दशा में लेवेंडर की सुगंध का इस्तेमाल करिए। लेवेंडर की जो खुशबू है वो बहुत धीरे धीरे सामने वाले को प्रभावित कर देती है। धीरे धीरे करेगी लेकिन कर जरूर देगी। इसीलिए आकर्षण बढ़ाने के लिए लेवेंडर की सुगंध का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा अच्छा होता है। उसको अपने शरीर पर, अपने कपड़ों में लगाएं। ऐसा करने से आपका आकर्षण बढ़ना शुरू हो जाएगा। देव कार्यों के लिए आपको पूजा उपासना करनी है, आपको ध्यान करना है, आपको कंसंट्रेशन बढ़ाना है। खास तौर से जो लोग कहते हैं कि पूजा करते हैं मन में अंट शंट विचार आते हैं, मन में अपशब्द आते हैं, भगवान के लिए बुरा आता है, उस समय दुनिया भर की गंदी चीजें दिमाग में आती हैं। बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं, या ध्यान नहीं लगता, मन भटक जाता है। ऐसी दशा में जहां ध्यान का स्थान है, पूजा का स्थान है, वहां पर गुग्गल की सुगंध वाली धूप बत्ती जला दें। गुग्गल की सुगंध का इस्तेमाल करने से निश्चित रूप से देव कार्यों में, पूजा पाठ के कार्य में, ध्यान लगाने में, कंसंट्रेट होने में आपको फायदा जरूर होगा। तो अलग अलग तरह की सुगंध है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स की खुशबू का भी आजकल परफ्यूम आता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब आप विद्यार्थी हैं, जब आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, या आपका विवाह नहीं हुआ है, तो बहुत ज्यादा सुगंध की तरफ नहीं जाना चाहिए। सुगंध के पीछे दो ग्रह होते हैं मुख्य रूप से। एक तो होता है बुध, जो सेंसरी ऑर्गन्स का मालिक है, और सुगंध आती कहां से है? सेंसरी ऑर्गन से आती है। नाक, कान, गला, नाक से ही सुगंध की खुशबू आती है। तो जो सेंसरी ऑर्गन का मालिक है वो एक्टिव हो जाता है कभी कभी, और बुध ज्यादा एक्टिव होगा तो एक तो बड़बोलेपन में आ जाएंगे, बातूनी हो जाएंगे। और सुगंध जो होता है वो कहीं ना कहीं मन को चंचल बना देता है। कुछ खास तरह की सुगंध है, कभी चर्चा करेंगे कि कौन सी सुगंध दिमाग खराब करती है, लेकिन सेंसरी ऑर्गन इंप्रूव कर जाएगा और साथ ही साथ मन चंचल हो जाएगा। तो आप दुनिया में हर वो चीज देखना चाहेंगे, हर वो काम करना चाहेंगे जो हो सकता है आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। तो विद्यार्थी जीवन में या अविवाहित हैं तो ज्यादा सुगंध का इस्तेमाल मत करिए, वरना पढ़ाई लिखाई तो गई, उसके अंदर कुछ और ही पढ़ रहे हैं किताब में लेके, ऐसी नौबत भी आ सकती है। इसलिए बेहतर है कि विद्यार्थी जीवन में है, सुगंध लगाना चाहते हैं, स्वागत है आपका, लेकिन चंदन की सुगंध लगाइए। चंदन की सुगंध बेहद पवित्र भी होती है और मन को एकाग्र भी करती है। से चलिए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों को मित्रों के साथ संबंध का आज ध्यान रखना होगा। ऐसा ना हो कोई रिश्ता खराब हो जाए, कोई रिश्ता बिगड़ जाए। धन के नुकसान की आज संभावना बनती है, पैसे का नुकसान हो सकता है, तो जरा धन के रखरखाव में सावधानी रखें। और आज कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर भी दिखाई दे रहा है, मेंटली चीजें बहुत अच्छी नहीं दिख रही हैं, इसका ध्यान बनाए रखना होगा। शुभ रंग का इस्तेमाल करेंगे, मन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा फिरोजी, और आज काफी मेहनत वाली किस्मत है, भाग्य है 45%। वृष राशि, देखिए बड़े आर्थिक लाभ की संभावना आज जरूर बन रही है। आपको बड़ा पैसा मिल सकता है, इस बात की दिखाई दे रही है। सेहत भी आपकी बहुत अच्छी है, आज पहले की तुलना में ज्यादा अच्छा महसूस कर पाएंगे, ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और कार्य क्षेत्र में, वर्किंग फील्ड में आज आपको मान सम्मान और यश भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी दिन कुल मिला जुलाकर आपका अच्छा है। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य साथ निभाएगा 76%। मिथुन राशि, नौकरी के मामले में स्थितियां चिंताजनक हैं, लापरवाही ना करें वरना नौकरी जा सकती है। नौकरी की स्थितियां फेवरेबल नहीं दिखाई देती। कारोबारी हैं, अगर व्यापारी हैं तो फिलहाल पैसे का इन्वेस्टमेंट कुछ दिन के लिए टाल दें। धन का निवेश करना अभी बहुत अच्छा नहीं है। डाइजेशन बिगड़ सकता है, पेट खराब हो सकता है, कोल्ड कफ की समस्या हो सकती है, इसका भी आपको ध्यान आज रखना पड़ेगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 50%। कर्क राशि, दिन भर आलस्य से भरा हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है निद्रा की मुद्रा में है, थोड़े आराम के मूड में रहेंगे आज। सेहत भी बहुत अच्छी नहीं दिखती, स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान दें, स्वास्थ्य अच्छा नहीं दिखाई दे रहा।
घर में घर के लोगों के साथ और खास तौर से जो लोग विवाहित हैं, जीवन साथी के साथ उनका वैचारिक मतभेद हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात सामने आ सकती है। शुभ रंग आज के लिए लाल है और भाग्य है 49%। सिंह राशि, धन के खर्चों को लेकर थोड़ी सी प्लानिंग की जरूरत है इस समय, क्योंकि धन का खर्च आपका लगातार बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको मान सम्मान की, उपहार की प्राप्ति भी हो रही है और परिवार में खुशहाली आती हुई भी दिखाई दे रही है। चीजें आपके पक्ष में जा रही हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा तकरीबन 70%। कन्या राशि, संपत्ति खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं। यकीनन इस समय संपत्ति खरीद सकते हैं। जीवन साथी को आर्थिक लाभ भी होता हुआ दिखता है। आपकी किस्मत से आपके जीवन साथी को फाइनेंशियल फायदा होगा। धन का आंशिक लाभ आपको भी होगा, यानी आज का दिन बेहतर है आपके लिए भी और आपके जीवन साथी के लिए भी। शुभ रंग सुनहरा यानी कि गोल्डन और भाग्य होगा 83%। तुला राशि, किसी परिजन के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी परेशानियां दिखाई दे रही हैं। घर में किसी की सेहत खराब हो जाए तो मन परेशान होना बड़ा स्वाभाविक है। काफी जिम्मेदारियां आज आपको उठानी पड़ेंगी, लेकिन इतना जरूर है कि ईश्वर की कृपा से धन की मुश्किल नहीं होगी। आज फाइनेंशियली स्थितियां ठीक बनी रहेंगी। शुभ रंग सफेद है, व्हाइट है और भाग्य है 65%। वृश्चिक राशि, मनचाहा स्थान परिवर्तन हो सकता है आपकी कुर्सी बदले, आपकी सीट बदले, करियर में थोड़े बहुत बदलाव होते हुए दिखाई दें। धन प्राप्ति में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बात की संभावना बनती है कि मेहनत करेंगे तो लाभ जरूर आपका होगा। परिवार की जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ रही हैं। जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं, क्योंकि इस मामले में लापरवाही करने के परिणाम गंभीर न हो जाएं। शुभ रंग नारंगी ऑरेंज होगा और भाग्य होगा 71%। धनु राशि, विवाह के मामले, प्रेम के मामले में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन आज लापरवाही बिल्कुल ना करें, नहीं तो या तो पैसे का नुकसान हो जाए या तो कीमती सामान गायब हो जाए। आज आपको अपने काम में, अपने ऑफिस में थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। देर तक रुकना पड़ सकता है। काम का प्रेशर काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है। शुभ रंग बैगनी यानी कि पर्पल और भाग्य है 64%। मकर राशि, प्रेम संबंध बिगड़ न जाएं, प्रेम संबंधों में दिक्कत न हो जाए, इसका ध्यान रखें। पारिवारिक दायित्व भी आपको उठाने पड़ेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां उठाने का वक्त चल रहा है, लेकिन चूंकि मन अभी बैलेंस नहीं है, इसीलिए बेहतर यही है कि महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल न लेवें। शुभ रंग आसमानी है, स्काई ब्लू है और भाग्य है 79%। कुंभ राशि, सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। नौकरी में परिवर्तन का निर्णय आप लेने वाले हैं, लेकिन याद रखें जल्दबाजी में निर्णय न लें। अचानक धन की प्राप्ति के साथ दिन आज आपका बेहतर रहेगा। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 90%। मीन राशि, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके काम में, आपके वर्किंग प्लेस पे थोड़ा तनाव भी दिख रहा है, दबाव भी दिख रहा है, लेकिन रोजगार के मामले में, धन के मामले में जो प्रयास आप आज करेंगे उसमें निश्चित सफलता की प्राप्ति होगी। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 44%। तो अगर हम सुगंध की बात कर रहे थे आज, और आपको मैं बता दूं कि सुगंध का असर आपके चक्रों पर पड़ता है, आपकी मनोदशाओं पर पड़ता है, आपकी सोच पर पड़ता है और आपके एक्शंस पर पड़ता है। इसीलिए जीवन के अलग अलग जगहों पर जब आप सुगंध का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और सही चीज के लिए सही सुगंध को आप जान पाते हैं, जान लेते हैं, तो उससे जो कॉन्सेंट्रेशन का मामला है, जो एकाग्रता का मामला है, वो बेहद अच्छा हो जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि अगर आपका चंद्रमा कमजोर है या बुध कमजोर है, बुध के कमजोर होने पर सुगंध की जो स्थिति है वो आदमी को बहुत अच्छी नहीं लगती, सुगंध में उसका मन खराब होता है। और चंद्रमा अगर कमजोर हो तो सुगंध से मूड स्विंग्स होने की संभावना ज्यादा हो जाती है।
बुध सेंसरी आर्गन्स का मालिक होता है। कान, नाक, गला, जिसको आप सेंसरी आर्गन कहते हैं या स्किन कहते हैं, जिसको ज्ञानेंद्रियां कहा जाता है, सेंसरी आर्गन्स जो है उसका मालिक बुध है। बुध जब कमजोर हो तो सुगंध का प्रयोग बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन जब बुध खराब होता है तो सुगंध आपको समझ में ही नहीं आती, या सुगंध से आपको बेचैनी होने लगती है, सुगंध से एलर्जी हो जाती है, या सुगंध से माइग्रेन हो जाता है। तो बुध के खराब होने की दशा में सुगंध का प्रयोग करने की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वहां पे सुगंध के प्रति कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन अगर बुध कमजोर है, बुध को मजबूत करना है, तो ऐसी दशा में सुगंध का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं रतलाम से, उनसे बात करते हैं। बताइए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार। पंडित जी, हाँ पंडित जी, मैं तो आज बहुत धन्य हो गई जो आपको मेरा कॉल लग गया और आपसे मेरी बात हो रही। इतने दिनों से मैं ट्राई कर रही थी पंडित जी, आपसे बात करने की कोशिश कर रही थी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बताइए क्या। मैं तो आपके हर छोटे मोटे उपाय जो आप बताते पंडित जी, आप बहुत अच्छे बताते, शुभ मुहूर्त वगैरह सब मैं टोटल करती रहती हूँ, छोटे छोटे उपाय। मेरे घर के लोग सब मानते नहीं, लेकिन मैं आपको बहुत मानती हूँ। बहन जी बताइए, मुश्किल क्या है? हाँ, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है पंडित जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। उसकी डेट ऑफ बर्थ 4 जुलाई 1986। कितना जुलाई? 4 जुलाई 1986 सर। 4 जुलाई 1986। समय बताइए। हाँ, समय उसका दोपहर को 12:02 है और 5 दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है पंडित जी। फिर से बोलिए समय। दोपहर को 12:02 और या 5 के बीच में ऐसा कुछ हुआ है। कहाँ पे जन्म हुआ है? रतलाम में। क्या मुश्किल है बेटे की, क्या समस्या है? हाँ पंडित जी, इसको या इसकी कुंडली मांगलिक है और इसकी शादी भी तय नहीं हो पा रही। जहाँ भी बात चलती है सब बोलते हैं आपके बेटे को मंगल है, कुंडली मैच नहीं होती और न कहीं से रिश्ते की बात आ पाती है। इसका रंग भी थोड़ा सांवला होने की वजह से भी लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो और इसकी शादी कहाँ होगी, कैसी लड़की से होगी, और इसका जॉब का भी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा पंडित जी। इसने अभी मेडिकल की दुकान खोली, फार्मेसी करा हुआ इसने, और इसने मेडिकल की दुकान खोल रखी है, मतलब किराए पे ले रखी है। बेटे की जो कुंडली बनती है वो कन्या लग्न की बनती है, बेटे की राशि बनती है वृषभ, वृष राशि है। तो कुंडली में जो तत्व प्रोमिनेंट है ना, वो पृथ्वी तत्व है, अर्थियल एलिमेंट का लग्न है, अर्थियल एलिमेंट की राशि भी दिखाई दे रही है। सूर्य नामक ग्रह जो है वो द्विस्वभाव की राशि में बैठा है, डुअल साइन में बैठा हुआ है। और जो लॉर्ड ऑफ मैरिज है, जो विवाह का मालिक है बृहस्पति, वो कुंडली के 6ठे खाने में चला गया है। ऐसी दशा में एक तो विवाह में विलंब होना बड़ा स्वाभाविक होता है। 30-32 के पहले शादी अमूमन नहीं हो पाती। अष्टम में राहु भी बैठा है जो लेट मैरिज के इंडिकेशंस दे रहा है। अब अभी की जो स्थिति है ग्रहों की, उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि इनके विवाह का समय तो अभी चल रहा है, और ज्योतिष के हिसाब से ये संभावना बहुत प्रबल है कि इस साल के अगस्त के पहले पहले, अगस्त 2017 के पहले पहले इनकी शादी हो जानी चाहिए। अगस्त के पहले विवाह होने की बहुत प्रबल संभावना है जून जुलाई के महीने में, और ज़्यादा से ज़्यादा ये खिसक सकता है नवंबर के महीने में। लेकिन शादी इसी साल अगस्त के पहले होने की संभावना बनती है, या शादी तय हो जाए और शादी नवंबर में हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन शादी इसी वर्ष होगी। इसमें दो चीज़ें हैं। पहला ये कि कुंडली में मंगल दोष नहीं है, क्योंकि मंगल रेट्रोग्रेडेड है, मंगल वक्री है। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो ये कुंडली मांगलिक नहीं है, इसलिए इनकी शादी बिना मंगली लड़की से भी की जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। विवाह के बाद मैरिटल पार्ट ठीक रहे, संतान होने में दिक्कतें ना आए, एडजस्टमेंट का पक्ष ठीक हो जाए, क्योंकि इसमें रात्रि का इलाका बलवान है, तो कहीं ना कहीं मैरिटल एस्पेक्ट जो है वो थोड़ा दिक्कत कर सकता है, बैलेंस नहीं है। एक इनको पन्ना पहना दे, वजन में 6-7 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करवाने से इनको लाभ होगा। और जितना ही ये भगवान कृष्ण की पूजा करें, आप इनकी माता जी हैं, आप इनके लिए भगवान कृष्ण की पूजा करें, उतना ही ज्यादा इनके लिए शुभ होगा, उतना ही ज्यादा इनके लिए मंगलकारी होगा। प्रदीप जुड़ रहे हैं हमारे साथ पुणे से, उनसे बात करते हैं। प्रदीप जी बताइए। जी नमस्ते सर। नमस्कार जी सर, मैं पुणे से बात कर रहा हूँ जी। मेरा जन्म डेट है 19 अक्टूबर 1980। समय बताएं प्रदीप जी। 8:55 शाम को। 8:55 या। और कहाँ जन्म हुआ है? मुंबई में। पूछिए प्रदीप जी, क्या मुश्किल है? सर जी, मेरा प्रॉब्लम है कि मैं बहुत सारा परेशान हूँ। एक तो मैं बिजनेस भी चालू किया था, वो भी चल नहीं पा रहा था, छोड़ दिया बीच में। अभी नौकरी भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, कुछ भी नहीं। कारपेंटरी का बिजनेस करता हूँ सर मैं।
देखो, कुंडली बनती है प्रदीप वृषभ लग्न की, वृष लग्न है, राशि कुंभ है, और जो ग्रह डोमिनेट कर रहा है इस कुंडली में, चूंकि जन्म जो है वो लेट इवनिंग का है, संध्या का जन्म है, सूर्य तो वैसे भी कमजोर हो गया, और संध्या काल के बाद जिस ग्रह की प्रोमिनेंसी शुरू हो जाती है उसका नाम सैटर्न है, शनि है, और ज्यादातर जो ग्रह हैं कुंडली के वो संध्या काल और रात्रि काल के बीच के इलाके में है, तो शनि की प्रोमिनेंसी थोड़ी ज्यादा हो गई। बृहस्पति उतना प्रोमिनेंट नहीं दिखाई देता है, इसलिए ऐसी दशा में नौकरी करना ही ज़्यादा सूटेबल है। स्वतंत्र काम करना, इंडिपेंडेंट बिजनेस में जाना, वो थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है। अभी के लिए मैं कहूँगा कि कोई नौकरी आप कर लें, और संभवतः आपको नौकरी अभी मार्च अप्रैल के महीने में मिल जानी चाहिए। मार्च अप्रैल में आपको नौकरी मिलेगी, बेहतर यही है कि आप उसे ज्वाइन कर लें। लेकिन अभी कम से कम 3 वर्षों तक, यानी 2021 तक, 2021 तक आपको बिल्कुल भी व्यवसाय नहीं करना है। आप नौकरी ही करें, नौकरी में ठीक ठीक तरक्की करेंगे, और अभी जो नौकरी की शुरुआत होगी ये एवरेज होगी, जो आगे चल के बेहतर हो जाएगी। जहां तक देखो परेशानी का सवाल है, एक तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, चीज़ों को तुरंत सोच लेते हैं, तुरंत कर बैठते हैं, बिना विचारे कूद जाते हैं आग में, एक मुश्किल ये है। दूसरा, जो परिवार का पार्ट है ना, जो फैमिली का पार्ट है, वहां से भी कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, अकेले ही चलना पड़ रहा है, और थोड़ी सेहत की स्थिति भी अच्छी नहीं है। तो हमें कुंडली को सिर्फ बैलेंस करना है, बैलेंस करने से आपकी मुश्किल दूर हो जाएगी। 2 उपाय करने चाहिए। एक तो एक ओपल नाम का रत्न, वजन में 10 से 12 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में, आप इसे पहन लेंगे शुक्रवार की शाम को। दूसरा काम आप ये करें, सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। नौकरी की व्यवस्था हो जाएगी। नौकरी करें, दिल लगाकर करें, व्यवसाय में जाने के लिए अभी मनाही है आपके लिए। तो अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। अगर जीवन में कोई बाधा चली आ रही है तो वो बाधा दूर हो जाएगी। भगवान गणेश को आज दूब यानी दूब घास अर्पित करनी है। इससे आपके जीवन की हर बाधा दूर होगी, हर मुश्किल दूर होगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में, शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।